इतिहास का ना एक बड़ा ही आम सा उसूल है। हर महान सभ्यता एक न एक दिन मिट्टी में मिल ही जाती है। उसकी भाषा धीरे धीरे खामोश हो जाती है, उसके धर्म भुला दिए जाते हैं और उसके शानदार शहर सदियों की धूल के नीचे दब जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक सभ्यता ऐसी भी है जिसने इतिहास के इस रूल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। आज के इस सफर में हम ईरान के पिछले 2500 सालों के इतिहास के उस रहस्य को खंगालने वाले हैं जो इसे दुनिया की सबसे अनोखी और बिल्कुल अटूट सभ्यता बनाता है। ठीक है, तो अब इस सबसे बड़े सवाल की गहराई में उतरते हैं। पिछले 2500 सालों में ईरान की जमीन पर ग्रीक, अरब, तुर्क और मंगोलों ने लगातार भयानक हमले किए। उन्होंने शहरों को जला के राख कर दिया और पूरी की पूरी डायनेस्टीज को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। वो बार बार झुका जरूर, लेकिन कभी टूटा नहीं। आखिर ये जादू हुआ कैसे? आज हम इस पूरे टाइमलाइन को कुछ इस तरह से समझेंगे। पहले अटूट सभ्यता, फिर पश्चिम के साथ टकराव, उसके बाद इस्लामी परिवर्तन, फिर मंगोल और सांस्कृतिक जीत और अंत में आधुनिक क्रांति। हम इस पूरे इतिहास को एक रेजिलियंस लूप यानी लचीलेपन के चक्र के नजरिए से देखेंगे, जहां विनाश के बाद हमेशा एक कमाल का कल्चरल कमबैक होता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जैग्रोस पहाड़ों से लेकर पहली महाशक्ति बनने तक का सफर। शुरुआत करते हैं उस भौगोलिक किले से जिसने सभ्यता को जन्म दिया। ईरान का पठार खुद कुदरत का बनाया हुआ एक किला है। हजारों साल पहले इलामाइट्स की बस्तियों से लेकर इंडो ईरानियों के आने तक ये जमीन लगातार अपना रूप बदल रही थी। लेकिन असली एक्शन तब शुरू हुआ जब बिखरे हुए मीड्स कबीलों ने एक साथ मिलकर उस समय के सबसे खूंखार असीरियन साम्राज्य को हरा दिया। और फिर 550 ईसा पूर्व में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया, साइरस द ग्रेट। साइरस महान सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक ब्रिलियंट रणनीतिकार थे। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात समझ ली थी। सच्ची ताकत किसी को पूरी तरह तबाह करने में नहीं, बल्कि उसे अपने अंदर समाहित कर लेने में है। जब उन्होंने मीडियन साम्राज्य को जीता तो उन्हें मारा नहीं, बल्कि उनके लोगों को अपना लिया। बेबीलोन को बिना खून बहाए एक लिबरेटर यानी मुक्तिदाता के रूप में जीता और इतिहास का पहला मानवाधिकार दस्तावेज साइरस सिलेंडर दुनिया को दिया। इसी बेहतरीन सोच ने विशाल हखामनी या अकीमेनिड साम्राज्य की नींव रखी। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि ये साम्राज्य था कितना बड़ा। डेरियस द ग्रेट ने इसे इतने गजब तरीके से ऑर्गेनाइज किया था कि ये एजियन सागर से लेकर सिंधु नदी तक फैल गया था। इमेजिन कीजिए, 2700 किलोमीटर लंबी एक रॉयल रोड जिस पर संदेशवाहक बुलेट की स्पीड से काम करते थे, और पूरे साम्राज्य की इकोनॉमी को जोड़ने वाला एक सिंगल सोने का सिक्का, डेरिक। उस समय ये दुनिया का निर्विवाद सुपर पावर था। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की ओर, पश्चिम के साथ टकराव, ग्रीस, रोम और पार्थियन धनुष। क्योंकि जब कोई साम्राज्य इतना विशाल हो जाता है तो उसकी सीमाएं दूसरों से तो टकराएंगी। यहां से कहानी की स्पीड थोड़ी तेज होती है। फारस और ग्रीस का टकराव इतिहास के सबसे एपिक युद्धों में से एक है। मैराथन का वो ऐतिहासिक युद्ध जहां ग्रीक सैनिकों ने हर उम्मीद के खिलाफ फारसी सेना को पीछे धकेल दिया। जेरेक्सिस का वो विशाल आक्रमण जहां थर्मोपाइले में 300 स्पार्टन सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। ये वो लड़ाइयां थीं जिन्होंने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं पर आता है हमारे इतिहास का पहला सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, जिसे हम रेजिलियंस लूप कहते हैं। सिकंदर महान ने फारस को युद्ध में हरा दिया और शानदार परसोपोलिस को जलाकर राख कर दिया। लेकिन पता है क्या हुआ? विजेता खुद हार गया। सिकंदर जितना ईरान के अंदर गया उतना ही फारसी रंग में रंगता गया। उसने फारसी कपड़े पहने, उनके रीति रिवाज अपनाए। सिकंदर ने मैदाने जंग तो जीत लिया था, लेकिन कल्चर के मामले में फारस ने उसे पूरी तरह से अपने अंदर जज्ब कर लिया। सिकंदर के बाद जब रोमनों ने पूर्व की तरफ रुख किया तो उनका सामना एक नई ईरानी ताकत से हुआ, पार्थियन साम्राज्य। कराई के युद्ध में रोम के सबसे अमीर नेताओं में से एक क्रेसस ने अपनी पैदल सेना के साथ हमला किया। लेकिन पार्थियनों की रणनीति बिल्कुल अलग थी। वो सामने से नहीं लड़े, बल्कि भागते हुए घोड़ों से पीछे मुड़कर तीर चलाने लगे, जिसे पार्थियन शॉट कहा जाता है। ऊंटों पर तीरों की अंतहीन सप्लाई आती रही और रोमन सेना तबाह हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रेसस का कटा हुआ सिर बाद में एक ग्रीक नाटक में प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया गया था। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ,
ससानियों का पतन और खलीफा का उदय। एक ऐसा दौर जिसने ईरान की पूरी पहचान को एक नया मोड़ दिया। पार्थिनों के बाद ससानियन साम्राज्य का दौर आया। ये इतने ताकतवर थे कि इन्होंने एक रोमन सम्राट को युद्ध में बंदी तक बना लिया था। लेकिन बिजांटियन साम्राज्य के साथ दशकों तक लड़ते लड़ते ये अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके थे। और ठीक उसी समय अरब के रेगिस्तानों से एक नई, बिल्कुल फ्रेश और एकजुट ताकत सामने आई, अरब मुस्लिम सेनाएं। थकी हारी ससानियन सेना उनके सामने टिक नहीं पाई और 400 साल पुराने साम्राज्य का अंत हो गया। अरब सेनाओं ने ईरान पर कब्जा किया और अपने साथ इस्लाम लेकर आए। बाहर से देखने पर लगा कि पुरानी फारसी सभ्यता बस अब खत्म। लेकिन एक बार फिर से वो रेजिलियंस लूप एक्टिवेट हो गया। जब अब्बासिद खलीफा सत्ता में आए तो उन्होंने अपनी राजधानी बगदाद बना ली। और इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ी? सदियों पुरानी फारसी प्रशासनिक परंपराओं, उनके नौकरशाहों और उनके विद्वानों की। मिलिट्री हारने के बाद भी ईरान कल्चरल लेवल पर फिर से जीत रहा था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60,000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन लाइनों की संख्या है जो महान कवि फिरदौसी ने शाहनामे यानी राजाओं की किताब में लिखी थीं, वो भी पूरे 30 सालों की कड़ी मेहनत के बाद। इस एक महाकाव्य ने पुरानी फारसी भाषा और ईरान की पहचान को ऐसे पुनर्जीवित किया कि वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। इसने साबित कर दिया कि एक कलम और संस्कृति किसी भी तलवार से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, मंगोल और सांस्कृतिक जीत, आग, खून और पुनर्जन्म। क्योंकि इस सभ्यता का सबसे खौफनाक इम्तिहान तो अभी बाकी था। 13वीं सदी में ईरान का सामना एक ऐसी खौफनाक ताकत से हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। चंगेज खान और उसके मंगोल। ये हमला किसी प्रलय से कम नहीं था। लाखों लोग मारे गए, मर्व और निशापुर जैसे चमकते शहर खाक में मिला दिए गए। मंगोलों ने ईरान की सदियों पुरानी अंडरग्राउंड सिंचाई प्रणाली तक तोड़ दी, जिससे हरी भरी उपजाऊ जमीनें बंजर रेगिस्तान बन गईं। ये ऐसा विनाश था जिससे शायद ही कोई सभ्यता कभी वापस उठ पाती। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इतनी भयानक और खौफनाक तबाही के बाद भी वही पैटर्न फिर से दोहराया गया। मंगोलों ने सब कुछ जला दिया, खलीफा का अंत कर दिया, पर कुछ ही पीढ़ियों के अंदर ये खूंखार मंगोल शासक खुद इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। वो फारसी कला और वास्तुकला के दीवाने बन गए। अपना प्रशासन चलाने के लिए उन्हें फारसी अधिकारियों की ही मदद लेनी पड़ी। मंगोलों ने ईरान की जमीन जरूर जीती थी, पर ईरान की संस्कृति ने मंगोलों को जीत लिया था। मंगोलों के जाने के बाद जो उथल-पुथल मची, उसमें से 1501 में एक बिल्कुल नई और बेहद शक्तिशाली पहचान ने जन्म लिया। जरा सोचिए, महज 14 साल के करिश्माई लड़के शाह इस्माइल ने अपने लाल पगड़ी वाले लड़ाकों के साथ सफविद राजवंश की नींव रख दी। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने आज के आधुनिक ईरान की पूरी रूपरेखा तय कर दी। 12 शिया इस्लाम को राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित करना। इस एक फैसले ने ईरान को अपने आसपास के सुन्नी साम्राज्यों से बिल्कुल अलग और एक बेहद खास पहचान दे दी। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आधुनिक क्रांति, राजशाही से लेकर धर्मतंत्रीय गणराज्य तक का सफर, जहां सदियों पुराने राजवंश और आधुनिक दुनिया की रफ्तार आपस में बुरी तरह टकराने वाले थे। 20वीं सदी ईरान के लिए किसी तेज रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। 1925 में रजा शाह ने जबरदस्त आधुनिकीकरण थोपना शुरू किया। फिर 1951 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोसद्देक ने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। नतीजा, 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन के सपोर्ट से एक तख्तापलट हुआ और मोसद्देक को हटाकर शाह को वापस सत्ता दे दी गई। इस दखलंदाजी ने समाज के अंदर ऐसी चिंगारी सुलगाई जो दशकों तक सुलगती रही। इन सारी दशकों के गुस्से और सामाजिक तनाव का एक ही नतीजा निकलना था, और वो था 1979 की इस्लामी क्रांति। इस क्रांति ने महज एक राजा को नहीं, बल्कि पूरे 2500 साल पुराने राजशाही सिस्टम को ही जड़ से उखाड़ फेंका। आयतुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में एक बिल्कुल नई व्यवस्था बनी, एक ऐसा सिस्टम जहां राजनीतिक सत्ता सीधे तौर पर धार्मिक नेतृत्व के हाथों में आ गई। प्राचीन राजाओं का युग खत्म हुआ और एक आधुनिक धर्मतंत्रीय गणराज्य की शुरुआत हुई। तो इन 2500 सालों के इतिहास को खंगालने के बाद हमारे सामने क्या आता है? सिकंदर आए, अरब आए, मंगोल आए, सबने यही सोचा कि वे इस जमीन को अपने तरीके से चलाएंगे। लेकिन ईरान ने हर बार
बिल्कुल हर बार इन बाहरी ताकतों को अपने भीतर कुछ ऐसे जज्ब किया कि वे खुद ईरानी बनकर रह गए। यही इस सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत है। इतिहास का पहिया हमेशा घूमता रहता है और ये हमें सिखाता है कि जो सभ्यताएं खुद को ढालना और नएपन को अपनाना जानती हैं, वे सच में कभी नहीं मरती। ये रेजिलियंस लूप आज भी ईरान के रगों में दौड़ रहा है। तो जाते जाते जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो टूटने के बजाय हमेशा नए सांचे में ढलना जानती है, उसके इतिहास का अगला चैप्टर आखिर कैसा होगा।